किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसान सुविधा ऐप की शुरुआत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1 अप्रैल से होगी लागू, 5 राज्यों में गंगा के किनारे होगा वृक्षारोपण, बढ़ रही उत्तर प्रदेश में गन्ने की मिठास, धान की बाढ़, सूखा और ऊसर अवरोधी प्रजातियां विकसित, जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही खेती की चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन एवं कृषि विषयक संगोष्ठी आयोजित, मक्के में औषधि गुड़ की भरमार एवं जलवायु परिवर्तन को कृषि शोधों में शामिल करने का सुझाव। और अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने किसानों को मौसम और मंडी संबंधी सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान सुविधा ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप को किसान यदि अपने मोबाइल से जोड़ ले तो उन्हें मौसम संबंधी ताजा जानकारी और मंडी की गतिविधियों की तत्काल जानकारी होती रहेगी। इस ऐप में यह भी सुविधा है कि किसान कृषि वैज्ञानिक से सीधा संपर्क कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिशन मोड में लागू हो जाएगी। योजना का औपचारिक शुभारंभ करते हुए उन्होंने बताया कि आगामी खरीफ फसल से किसान इसका लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत कम से कम 50% किसानों को बीमित करने का लक्ष्य है। इस बीमा योजना में खरीफ फसलों पर जहां 2% प्रीमियम देय है, वहीं रबी फसलों के लिए मात्र 1.5% प्रीमियम ही देना होगा। 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार व पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2020 से 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस वर्ष गन्ने की गुणवत्ता में आशा के अनुरूप सुधार होने की वजह से चीनी का परताप बढ़ गया है। सीतापुर सहित 1 दर्जन जिलों की चीनी रिकवरी के मामले में कर्नाटक एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों की बराबरी कर ली है। जनपद सीतापुर के बिस्मा चीनी मिल में सर्वाधिक 12% रिकवरी दर्ज की गई है। सीतापुर की औसतन चीनी का परता 11.48% रहा, जबकि अलीगढ़ की एकमात्र साठा सहकारी चीनी मिल 7.90% चीनी का परता रहा। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चीनी की रिकवरी में 1% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि चीनी की रिकवरी में बढ़ोतरी का मुख्य कारण कम वर्षा होने की वजह से किसानों द्वारा समय समय पर गन्ने की पर्याप्त सिंचाई का बेहतर परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान ईडी के वैज्ञानिकों ने धान की सूखा और बाढ़ अवरोधी प्रजातियों का विकास किया है। धान की बाढ़ अवरोधी प्रजाति स्वर्णा सब 1 है, जो कि 15 दिनों तक बाढ़ में डूबे रहने के बाद भी नहीं मरती है और पानी का जल स्तर घटते ही पुनः तेजी से बढ़ने लगती है और अंत में 3 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक पैदावार दे जाती है। ईडी द्वारा इसी तरह सूखा और ऊसर अवरोधी धान की प्रजातियां भी विकसित की गई हैं, जिनकी अवरोधक क्षमता किसानों के खेतों पर किए गए परीक्षणों में सिद्ध हो चुकी है। विगत दिनों नेफोर्ड एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के तत्वावधान में जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में सतत टिकाऊ कृषि विकास पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्य कर रही लोक हितकारी गैर सरकारी संस्थाओं तथा कृषि विज्ञान केंद्रों पर कार्यरत कृषि वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन और उसके कारण कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें इस संदर्भ में उपलब्ध नई कृषि तकनीकों की भी चर्चा की गई, जिनके प्रयोग से किसान अपनी क्षति को कम कर सकें। सेमिनार में उपस्थित वैज्ञानिकों का स्वागत करते हुए गन्ना शोध संस्थान के निदेशक ने बताया कि कृषि उत्पादन की अनेक चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। सेमिनार के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए नेफोर्ड के निदेशक डॉक्टर राम कठिन सिंह ने बताया कि जलवायु परिवर्तन अब एक वास्तविकता है, इसलिए संपूर्ण विश्व में इसकी चर्चा हो रही है और इससे होने वाले नकारात्मक परिणामों से निजात पाने के उपाय तलाशे जा रहे हैं। मौसम की अनिश्चितता के कारण बाढ़, सूखा, तापमान का अचानक बढ़ या घट जाना आदि घटनाएं आज आम होती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन के साथ ही दूसरी बड़ी समस्या प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर ह्रास होने के कारण उत्पन्न हो रही है। एक तरफ जहां जल की कमी हो रही है, वहीं ऊर्जा की उपलब्धता भी कोई छोटी समस्या नहीं है। खाद्य व पौध सुरक्षा हेतु उपयोग होने वाले रसायनों पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि वे उत्पादन बढ़ाने में मदद तो अवश्य करते हैं, पर उनके प्रयोग से मिट्टी, जल और वायु में प्रदूषण बेतहाशा फैल रहा है। मक्के की गणना आमतौर पर हम मोटे अनाज के रूप में करते हैं, मगर नए शोधों से पता चला है कि मक्का ऊर्जा, ताकत और पीलिया रोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मक्के के बीज
रेशम जैसे बाल, मक्के की पत्तियां सभी जबरदस्त औषधीय गुणों की खान होती हैं। आदिवासियों के मुताबिक मक्के के दानों में वो सभी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनकी वजह से मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनती हैं। उत्तर प्रदेश रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ के पूर्व निदेशक डॉक्टर एएन सिंह ने शोध संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों की अपनी शोध परियोजनाओं में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही नई नई समस्याओं के निदान के उपाय तलाशने वाले पहलुओं को जोड़ने की सलाह दी है। एक संगोष्ठी में जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में हो रही क्षति की चर्चा करते हुए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया। कृषि समाचारों के बाद आइए अभी एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद में 1660 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1650 रुपए, गोरखपुर में 1550 रुपए और लखनऊ की मंडी में गेहूं का भाव 1680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद में 2100 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 2100 रुपए, गोरखपुर में 2500 रुपए और लखनऊ की मंडी में चावल का भाव 2160 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 750 रुपए, मेरठ में 490 रुपए, गोरखपुर में 500 रुपए और लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद में 1050 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 970 रुपए, गोरखपुर में 600 रुपए और लखनऊ की मंडी में प्याज का भाव 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बैगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद में 525 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 450 रुपए, गोरखपुर में 500 रुपए, लखनऊ में बैगन का भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 700 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 800 रुपए, गोरखपुर में 500 रुपए और लखनऊ की मंडी में टमाटर का भाव 980 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में लौकी का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 1300 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 950 रुपए, गोरखपुर में 500 रुपए और लखनऊ की मंडी में लौकी का भाव 1550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में लहसुन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 4100 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 3600 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 3000 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ की मंडी में लहसुन का भाव 5000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में केले का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 1650 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 850 रुपए, गोरखपुर में 600 रुपए और लखनऊ की मंडी में केले का भाव 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में सेब का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 6100 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 5000 रुपए, गोरखपुर में 2800 रुपए और लखनऊ की मंडी में सेब का भाव 6300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में पपीते का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद की मंडी में 1800 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 750 रुपए, गोरखपुर में 800 रुपए और लखनऊ में पपीते का भाव 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि जहां परिश्रम और ज्ञान का संगम होगा, लहलाएंगी फसलें, दृश्य विहंगम होगा। अभिप्राय ये है कि परिश्रम तो हमारे किसान भाई दिन रात करते ही हैं और परिश्रम के साथ साथ उचित जानकारी का भी होना बहुत आवश्यक है। हमारा भी यह प्रयास रहता है कि हम समय समय पर आपको नवीनतम जानकारियों से आपको अवगत कराएं ताकि आप उनका अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। बहनों भाइयों, इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं सूरजमुखी की खेती, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के प्राध्यापक डॉक्टर R.K. दोहरे जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये हम जानना चाहते हैं कि सूरजमुखी की खेती की हमारे किसान भाइयों के लिए क्या उपयोगिता है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुनील जी आपका। देखिए किसान भाइयों, सूरजमुखी एक ऐसी फसल है जो कि तिलहनी फसल है। तिलहनी फसलों में सूरजमुखी खेती करके एक अतिरिक्त लाभ हमारे किसान भाई कमा सकते हैं जी, चूंकि ये रबी के बाद आएगी और जायद में इसकी खेती करना है। वैसे तो ये जो सूरजमुखी की फसल है ये रबी, खरीफ और जायद तीनों में की जाती है। अच्छा। खरीफ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, खरीफ में इस पे रोग और कीट का प्रकोप ज्यादा हो जाता है, इसलिए जो जायद की फसल है वो बहुत ही उपयुक्त फसल होती है जायद में सूरजमुखी की खेती करने के लिए। सूरजमुखी की खेती करने के लिए हम खेत की तैयारी किस तरह से करें? देखिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए जी, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, पानी न भरे, इस तरह के किसान भाइयों को भूमि का चुनाव करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी भूमि का ही चुनाव जब करते समय आप देखेंगे जिससे पैदावार अपने आप अच्छी होगी जी, और प्रजातियों का चयन करें। प्रजातियां एक महत्वपूर्ण। तो किस तरह की प्रजातियां जो हम उनका चयन कर सकते हैं? किसान भाइयों, इस जो सूरजमुखी में आप देखते हैं कि 2 तरह की प्रजातियां हैं, एक तो संकुल प्रजाति और एक संकर प्रजाति। तो संकुल में जो प्रजातियां हैं वो है संकुल मॉडर्न, एक प्रजाति है जो कि संकुल प्रजाति में आती है और पकने की अवधि है 75 से 80 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। और इसमें जो तेल की मात्रा है वो लगभग 35 से 38% तेल निकलता है इसमें।
और जो संकर प्रजाति है KBSH1, ये 90 से 95 दिन में पक के तैयार होती है ये प्रजाति, और इसमें 40 से 45% तक तेल निकलता है। तेल इसमें प्राप्त किया जा सकता है। अब बात आती है कि बीज दर कितनी होनी चाहिए और किस तरह से हम बीज शोधन करें। देखिए, संकुल प्रजातियां जो होंगी हमारी, उसके लिए लगभग 12 से 15 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं हमारे किसान भाई। और जो संकर प्रजाति है, संकर प्रजाति का 5 से 6 किलोग्राम बीज दर प्रयोग कर सकते हैं हमारे किसान भाई। अच्छा। और ध्यान ये रखना है कि इसको लाइन में बुआई करें। अच्छा, लाइन में बुआई करने से आपकी ये फसल अच्छी होगी, क्योंकि इसके पौधे बड़े बड़े होते हैं और फ्लावर जो होता है, फूल, वो बड़ा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बुआई से पहले क्या बीज शोधन की भी आवश्यकता होती है? हाँ बिल्कुल, बीज शोधन की आवश्यकता है। जो मैं बता रहा था कि कतारों में इसकी बुआई करें, 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में बीज जाना चाहिए। अच्छा। और लगभग 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि सूरजमुखी में रखें। बीज शोधन के लिए 2.5 ग्राम थीरम या 3 ग्राम कार्बेंडाजिम, इस दवा से, इस रसायन से हमारे किसान भाई अपना बीज उपचारित करके और बीज शोधन करके और बीज बो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह के उर्वरकों का हम प्रयोग करते हैं? देखिए, उर्वरक एक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी फसल लें तो प्रत्येक वर्ष अपने भूमि का मृदा परीक्षण है वो अवश्य करवा लें। अच्छा। जिससे कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की क्या कमी है वो आपको पता चल जाएगी। और आपकी सूरजमुखी के फसल में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। अच्छा। नॉर्मल जो फसल उगाते हैं। और ध्यान ये रखना है, चूंकि तिलहनी फसल है इसलिए जिप्सम 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इसका प्रयोग करें। और 4 से 5 टन गोबर की खाद प्रयोग अवश्य करें किसान भाइयों, जिससे कि आपकी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है। अच्छा, ये तो हम खेत की तैयारी करते समय ही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन की 25% मात्रा है वो टॉप ड्रेसिंग के रूप में हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो आधी मात्रा उससे दें। ये मुख्य है। और सिंचाइयाँ हैं जैसे। अच्छा, तो सिंचाई कितनी करनी पड़ती है और कब कब हम सिंचाई करें? 4-5 सिंचाइयाँ हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इस फसल के लिए 4-5 सिंचाइयों की व्यवस्था वो करें। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन पे करें, और जब दाना पड़ रहा हो और जब फूल आ रहे हो उस समय हमारे किसान भाइयों को सिंचाई की व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे कि खेत में नमी रहे और दाना बनते समय इसका अच्छी पैदावार मिल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, खरपतवार भी हमारी फसल के लिए एक समस्या बन जाता है, तो सूरजमुखी में किस तरह से खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है? देखिए किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए आप जब बुआई करें, बुआई करने के 2 या 3 दिन के अंदर पेंडिमेथिलीन नामक दवा 3.3 लीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर और बुआई के बाद इसका छिड़काव करें, जिससे आपके खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। खरपतवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर खरपतवार आते भी हैं तो निराई गुड़ाई करके आप उसका कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम सूरजमुखी की उपज अच्छी लेना चाहते हैं, उससे अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिए? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सुनील जी। आप इसमें एक तो प्रजातियों का चयन जो करें वो अपने क्षेत्र, अपनी जो आपका खेत है उसके अनुसार करें, और जो जल निकास का उचित प्रबंधन रखें, सिंचाइयों की व्यवस्था रखें, और उर्वरक की जो मात्रा है वो जो उर्वरक रिकमेंडेड हैं उनके हिसाब से हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो उन्हीं का प्रयोग करें और उसी मात्रा में प्रयोग करें, तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा, ये तो बात आपने कहा कि बुआई के अलावा और किस बात पर हम बहुत ध्यान दे सकते हैं जिससे हमारी उपज अच्छी हो? मुख्यतः यही जो है, एक तो जो गहराई है बीज की और जो लाइन की दूरी है वो मेंटेन रखें जी। और उर्वरक है और जिप्सम। देखिए तिलहनी फसल है, हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि तिलहनी फसल में जब तेल की मात्रा किसी भी बीज में बनाने के लिए, चाहे वो तोरिया, सरसों हो, कोई भी हो, इसमें जिप्सम अवश्य डालें हमारे किसान भाइयों को। ये एक मुख्य सुझाव है। दूसरा, गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करें किसान भाई।
तो जितनी अगर हमारी उर्वरा शक्ति भूमि की अच्छी होगी तो उतनी ही ज्यादा अच्छी उपज हमें प्राप्त होगी। दूसरा, संकुल और संकर प्रजातियां हैं, दोनों की उत्पादन क्षमता अलग अलग है जी। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि संकर और संकुल प्रजाति जो भी वो बो रहे हो उसके हिसाब से ही अपनी खेत की तैयारी करें और बीज का चुनाव करें। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सूरजमुखी की खेती हम किस तरह से कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।